नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी प्यारी हृदयस्पर्शी कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है भाभी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मेरी बचपन की सहेली की बेटी के विवाह में शामिल होकर बनारस से मुंबई लौट रही थी कि रास्ते में रहने वाली मेरी चचेरी भाभी, मेरी चाची की बहू से मेरी मिलने की बड़ी इच्छा हुई। बचपन की कुछ यादों से वे इतनी जुड़ी थी जो कि भुलाए नहीं भूल सकती थी। सो बिना किसी पूर्व सूचना के रास्ते में ही मैं उतर गई। शादी से निकलते ही मैंने भाभी से मिलने का मन बना लिया था। घर का पता तो मुझे मालूम ही था। आखिर जन्म के 20 साल बाद तक मैं उसी घर में तो रही थी। हमारा संयुक्त परिवार था। पिताजी की नौकरी के कारण बाद में हम मुंबई आ गए थे। उसके बाद इधर उधर से उनके बारे में सूचना मिलती रही, लेकिन मेरा कभी उनसे मिलना हो नहीं पाया था। आज 24 साल के बाद उसी घर में जाते हुए बड़ा अजीब सा लग रहा था। इतने सालों में भाभी में बहुत परिवर्तन आ गया होगा। पता नहीं हम एक दूसरे को पहचानेंगी भी या नहीं। यही सोचकर उनसे मिलने की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। अचानक पहुंचकर मैं उनको हैरान कर देना चाहती थी। जब ऑटो लेकर घर की ओर चली तो बनारस का पूरा नक्शा ही बदला हुआ पाया। जो सड़कें उस जमाने में सूनी पड़ी रहती थी, उनमें पैदल चलना तो संभव ही नहीं दिख रहा था। बड़ी बड़ी सड़कों से शहर पटा पड़ा था। पहले जहाँ कारों की संख्या सीमित दिखाई पड़ती थी, अब उनकी संख्या अनगिनत हो गई थी। घर को पहचानने में भी दिक्कत हुई। आसपास की खाली जमीन पर अस्पताल और मॉल ने कब्जा कर लिया था। आखिर घूमते घुमाते घर पहुंची गई। घर के बाहर के नक्शे में कोई परिवर्तन नहीं था, इसलिए तुरंत पहचान गई। आगे क्या होगा, उसकी अनुभूति से ही धड़कनें तेज होने लगी। डोरबेल बजाई, दरवाजा खुला। सामने भाभी ही खड़ी थी। बालों में बहुत सफेदी आ गई थी, लेकिन मुझे पहचानने में दिक्कत नहीं हुई। उनको देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कान तैर गई, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया से लग रहा था कि वे मुझे पहचानने की असफल कोशिश कर रही थी। उन्हें अधिक समय दुविधा की स्थिति में न रखकर मैंने कहा, भाभी, मैं अर्चना। थोड़ी देर में सोच में पड़ गई, फिर खुशी से बोली, अरे अर्चना, आप अचानक कैसे? खबर क्यों नहीं की? मैं स्टेशन लेने आ जाती। कितने सालों बाद मिले हैं। कहते कहते उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे। वे हाथ पकड़कर मुझे घर के अंदर ले गई। अंदर का नक्शा तो पूरी तरह से बदला हुआ था। चाचा चाची तो कब के गुजर चुके थे। दो ननदें थी, उनका विवाह हो चुका था। भाभी की बेटी की भी शादी हो गई थी। एक बेटा था जो ऑफिस गया हुआ था। मेरे बैठते ही वे चाय बनाकर ले आई। चाय पीते पीते मैंने उनको भरपूर नजरों से देखा। मक्खन की तरह गोरा चेहरा अपनी चिकनाई खोकर पाषाण जैसा कठोर और भावहीन हो गया था। पथराई हुई आंखें, जैसे उनकी चमक को ग्रहण लगे वर्षों बीत चुके हों। सलवटे पड़ी हुई सूती सफेद साड़ी, जैसे कभी उसने कलफ के दर्शन ही न किए हो। कुल मिलाकर उनकी स्थिति उस भाभी से बिल्कुल विपरीत थी जो ब्याह कर इस घर में आई थी। मैं उन्हें देखने में इतनी खो गई थी कि उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी इसका ध्यान ही नहीं रहा। उनकी आवाज से ही मैं चौंकी। अर्चना, किस सोच में पड़ गई है? पहले मुझे देखा नहीं है क्या? नहाकर थोड़ा आराम कर लीजिए ताकि रास्ते की थकान उतर जाए, फिर जी भर के बातें करेंगे हम। मेरी चाय खत्म हो गई थी। मैं झेप कर उठी और कपड़े लेकर बाथरूम में घुस गई। शादी और सफर की थकान से सच में बदन बिल्कुल निढाल हो रहा था। लेट तो गई, लेकिन आंखों में नींद के स्थान पर 24 साल पुराने अतीत के पन्ने एक एक करके आंखों के सामने तैरने लगे। मेरे चचेरे भाई का विवाह इन्हीं से हुआ था। चाचा की पहली पत्नी से यह मेरा इकलौता भाई हुआ था। अन्य दोनों सौतेली बहनों से यह भिन्न था। देखने और स्वभाव दोनों में उसका अपनी बहनों से अधिक मुझसे स्नेह था, क्योंकि उसकी सौतेली बहनें उससे सौतेला व्यवहार करती थी। उसकी माँ के गुण उनमें कूट कूट कर भरे थे। मेरी माँ की भी उसकी सगी माँ से बहुत आत्मीयता थी, इसीलिए वे उसको अपने बेटे का ही दर्जा देती थी। उस जमाने में अधिकतर जैसे ही लड़का व्यवसाय में लगता कि उसके विवाह के लिए रिश्ते आने लगते थे। भाई एक तो बहुत मनमोहक व्यक्तित्व के मालिक थे, दूसरा
उसने चाचा के व्यवसाय को भी अच्छे से संभाल लिया था। इसलिए जब भाभी के परिवार की ओर से विवाह का प्रस्ताव आया तो चाचा मना नहीं कर पाए। उन दिनों घर के पुरुष ही लड़की देखने जाया करते, इसलिए भाई के साथ चाचा और मेरे पापा लड़की देखने गए। उनको सब कुछ ठीक ठाक लगा। भाई ने भी अपने चेहरे के हाव भाव से हाँ की मोहर लगा दी। तो वे नेग करके शगुन के फल, मिठाई और उपहार से लदे घर लौटे तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भाई जब हमसे मिलने आया तो बड़ा शर्मा रहा था। हमारे पूछने पर कि कैसी है भाभी, तो उसके मुंह से निकल गया, बहुत सुंदर है। उसके चेहरे की लजीली खुशी देखते ही बन रही थी। देखते ही देखते विवाह का दिन भी आ गया। उन दिनों औरतें बारात में नहीं जाया करती थी। हम बेसब्री से भाभी के आने की प्रतीक्षा करने लगे। आखिर हमारे इंतजार का वक्त समाप्त हुआ और लंबा सा घूंघट काढ़े भाभी भाई के पीछे पीछे घर में आ गई। चाची ने उन्हें औरतों के झुंडों के बीचों बीच बिठा दिया। मुंह दिखाई की रस्म अदायगी शुरू हो गई। पहली बार ही जब उनका घूंघट उठाया गया तो मैं तो उनका चेहरा देखने का मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। और जब मैंने उन्हें देखा तो मैं देखती ही रह गई उस अद्भुत सौंदर्य की स्वामिनी को। मक्खन सा झक सफेद चेहरा, बेदाग और लावण्यपूर्ण रंग, आंखों में हजार सपनीली आंखें, चौड़ा माथा, काले घने बालों का बड़ा सा जूड़ा तथा खुशी से चेहरा दपदपा रहा था। वे कुल मिलाकर किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। सभी औरतें उन्हें देखकर उनकी तारीफ किए जा रही थी। भाई विजयी मुस्कान के साथ इधर उधर घूम रहे थे। इससे पहले उसे कभी हमने इतना खुश नहीं देखा था। उसको देखकर हमने सबने सोचा, माँ तो जन्म देती दुनिया से विदा हो गई थी इनकी, चलो कम से कम अपनी पत्नी का तो सुख वह देखेगा। विवाह के समय भाभी मात्र 19 साल की थी। चाची को उनका रूप फूटी आंखों नहीं सुहाया, क्योंकि अपनी बदसूरती को लेकर वे हमेशा से कुंठित रहती थी। अपना आक्रोश जब तब भाभी के क्रियाकलापों में मीन मेख निकाल कर शांत किया करती। कभी कोई उनके रूप की प्रशंसा करता तो छूटते ही बोले बिना नहीं रहती थी। रूप के साथ थोड़े गुण भी तो होने चाहिए थे, किसी काम के योग्य नहीं है। दोनों सौतेली ननदें भी कटाक्ष करने से नहीं चूकती थी। भाभी बेचारी सब कुछ चुपचाप सुन लेती थी, लेकिन उसकी भरपाई भाई से हो जाती थी। हम भी मूक दर्शक बने सब देखते रहते थे। कभी कभी भाभी मेरे व माँ के पास आकर अपने मन को हल्का कर लेती थी, लेकिन माँ भी तो असहाय थी, क्योंकि चाची के सामने बोलने की किसी की हिम्मत नहीं थी। मैं मन ही मन सोचती, भाभी और मेरे जीवन में कितना अंतर है। शादी के बाद ऐसा जीवन जीने से तो कुंवारा रह जाना ही अच्छा है। मेरे पिता पढ़े लिखे होने के कारण आधुनिक विचारधारा के थे। इतने कम उम्र में मैं अपने विवाह की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। भाभी के पिता के लिए लगता है उनके रूप की सुरक्षा करना कठिन हो गया होगा। इसलिए बेटी का विवाह करके उन्होंने अपने कर्तव्य से छुटकारा पा लिया। भाभी 10वीं तक ही पढ़ी थी। उनकी सपनीली आंखों में आंसू भरे रहते थे। अब तो धीरे धीरे चेहरे की चमक फीकी पड़ने लगी थी। विवाह को अभी 6 महीने ही तो बीते होंगे कि भाभी गर्भवती हो गई। मेरी भोली भाली भाभी, जो स्वयं अभी एक बच्ची थी, अचानक अपने माँ बनने की खबर सुनकर हक्की बक्की रह गई और उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए। अभी तो वे विवाह का अर्थ भी अच्छी तरह से समझ नहीं पाई थी। वे रिश्तों को ही पहचानने में लगी हुई थी। मातृत्व का बोझ कैसे वहन करेंगी? लेकिन परिस्थितियां सब कुछ सिखा देती हैं। उन्होंने भी परिस्थिति से समझौता कर लिया। भाई पिता बनने के लिए मानसिक रूप से तैयार तो हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर अपराध भावना साफ झलकती थी कि जागरूकता की कमी होने के कारण भाभी को इस स्थिति में लाने का वे दोषी है। मेरी माँ कभी कभी भाभी से पूछकर कि उन्हें क्या खाना पसंद है बनाकर चुपचाप भाभी के कमरे में ही पहुंचा दिया करती। बाकी किसी को तो उनसे कोई हमदर्दी न थी। प्रसव का समय आ पहुंचा। भाभी ने चांद से बेटी को जन्म दिया। नन्ही परी को देखकर वे अपना सारा दुख दर्द भूल गई और मैं तो खुशी से नाचने लगी। लेकिन यह क्या, बाकी लोगों के चेहरों पर लड़की पैदा होने की खबर सुनकर मातम छा गया। भाभी के ननदे और चाची सभी तो स्त्री हैं और उनकी अपनी भी तो दो दो बेटियां भी हैं। फिर ऐसा क्यों? मेरी समझ से परे की बात थी। लेकिन एक बात तो तय थी कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। मेरे जन्म पर तो मेरे पिताजी ने शहर भर में लड्डू बांटे थे। कितना अंतर था मेरे चाचा और पिता में। केवल 1 साल ही तो छोटे थे चाचा उनसे।
एक ही माँ से पैदा हुए थे दोनों, लेकिन पढ़े लिखे होने के कारण दोनों की सोच में जमीन आसमान का अंतर था। माँ बनने के बाद भाभी और भी सुडौल और सुंदर दिखने लगी थी। बेटी तो जैसे उनको मन बहलाने का खिलौना मिल गई थी। कई बार तो वे उसे खिलाते खिलाते गुनगुनाने लगती थी। अब उनके ऊपर किसी के तानों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। माँ बनते ही औरत कितनी आत्मविश्वास और आत्मसम्मान से परिपूर्ण हो जाती है, उसका उदाहरण भाभी के रूप में मेरे सामने था। अब वे अपने प्रति गलत व्यवहार की प्रतिक्रिया स्वरूप प्रतिरोध भी करने लगी थी। इसमें मेरे भाई का भी सहयोग था, जिससे हमें बहुत सुखद अनुभूति होती थी। इसी तरह समय बीतता रहा और भाभी की बेटी 3 साल की हो गई और फिर से भाभी गर्भवती हो गई। इस बार की प्रतिक्रिया पिछले बार से एकदम विपरीत थी। परिस्थितियों ने और समय ने उनको काफी परिपक्व बना दिया था। गर्भ को 7 महीने बीत गए और अचानक एक हृदय विदारक सूचना मिली कि भाई के घर लौटते हुए सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। ये अनहोनी सुनकर सभी लोग स्तंभित रह गए। कोई भाभी को मनहूस बता रहा था, तो कोई अजन्मे बच्चे को कोस रहा था कि बच्चा पैदा होने से पहले ही बाप को खा गया। ये किसी ने नहीं सोचा कि पति विहीन भाभी और बाप के बिना बच्चे की जिंदगी में कितना अंधेरा हो गया है। उनसे किसी को सहानुभूति नहीं थी। समाज का यह रूप देखकर मैं कांप उठी और सोच में पड़ गई कि यदि भाई कम उम्र लिखवा कर लाए थे या किसी की गलती से दुर्घटना में वे मारे गए हैं, तो इसमें भाभी का क्या दोष? इस दोष से पुरुष जाति क्यों वंचित रहती है? एक एक करके उनके सारे सुहाग चिन्ह धो पोंछ दिए गए। उनके सुंदर कोमल हाथ, जो हर समय मीनाकारी वाली चूड़ियों से सजे रहते थे, और हथेलियां जो मेहंदी से लाल रहती थी, खाली कर दी गई। उन्हें सफेद साड़ी पहनने को दी गई। भाभी के विवाह की कुछ साड़ियों की तो अभी तक तह भी नहीं खुल पाई थी। भाभी तो जैसे पत्थर से बेजान हो गई थी। जड़वत सभी क्रियाकलापों को निःशब्द देखती रही। वे स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी कि उनकी दुनिया उजड़ चुकी है। एक भाई ही तो थे, जिनके कारण वे सब कुछ इस परिवार में रहते हुए सहकर खुश रहती थी। उनके बिना वे कैसे जीवित रहेंगी? मेरा हृदय तो चीत्कार करने लगा कि भाभी की ऐसी दशा क्यों की जा रही है? उनका क्या कसूर है? पत्नी की मृत्यु के बाद पति पर न तो लांछन लगाए जाते हैं, न ही उनके स्वरूप में ही कोई बदलाव आता है। भाभी के मायके वाले भाभी की तेरहवीं पर आए और उन्हें साथ ले गए कि यहाँ के वातावरण में भाई को याद करके वे तनाव में और दुखी रहेंगी, जिससे आने वाले बच्चे और भाभी के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। उनके इस सुझाव का सभी ने सहर्ष स्वागत किया और यह सोचकर कि इस जिम्मेदारी से मुक्ति मिली, उन्हें मायके भेज दिया। कुछ दिनों के बाद उनके पिताजी का पत्र आया कि भाभी का प्रसव वे वहीं करवाना चाहते हैं। इस पर किसी को कोई क्या ऐतराज हो सकता था। कुछ समय बाद खबर आई कि भाभी को बेटा हुआ है। हमारे यहाँ से उनको बुलाने का कोई संकेत दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन उन्होंने बुलावे का इंतजार किया नहीं और बेटे के 2 महीने का होते ही अपने भाई के साथ वे हमारे घर वापस आ गई। कितना बदल गई थी भाभी। सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई, सूना माथा, हाथ में सोने की एक एक चूड़ी। बस उन्होंने हमें बताया कि उनके माता पिता तो उनको आने नहीं दे रहे थे, कि जब उसका पति ही नहीं रहा तो वहाँ जाकर वह क्या करेगी, किसके सहारे रहेगी। लेकिन वे ही नहीं मानी। उन्होंने सोचा कि वे अपने माँ बाप पर बोझ नहीं बनेंगी और जिस घर में ब्याह कर गई हैं वहीं से उनकी अर्थी उठनी चाहिए। मैंने मन में सोचा, जाने किस मिट्टी की बनी है ये। परिस्थितियों ने उन्हें कितना दृढ़ निश्चयी और सहनशील बना दिया है। समय बीतते हुए मैंने पाया कि उनका पहले वाला आत्मसम्मान समाप्त सा हो चुका है। अंदर से जैसे वे टूट गई हैं। जिस डाली का सहारा था, जब वही नहीं रही तो वे किसके सहारे हिम्मत रखती? उनको परिस्थितियों से समझौता करने के अतिरिक्त कोई चारा दिखाई नहीं पड़ रहा था। फूल खिलने से पहले ही मुरझा गया था। सारा दिन सबकी सेवा में लगी रहती। उनकी ननद का विवाह तय हो गया और तारीख भी निश्चित हो गई थी, लेकिन किसी भी शुभ कार्य में संपन्न होते समय वे अपने कमरे में बंद हो जाती थी। लोगों का कहना था कि वे विधवा हैं, इसलिए उनकी परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए। ये औरतों के लिए विडंबना ही तो है कि बिना कसूर के हमारा समाज विधवा के प्रति ऐसा दृष्टिकोण रखता है। उनके दूसरे विवाह के बारे में सोचना तो बहुत दूर की बात थी। उनकी हर गतिविधि पर तीखी आलोचना होती थी, जबकि चाचा का दूसरा विवाह चाची के जाने के बाद 1 साल के अंदर ही कर दिया गया था।
लड़का लड़की दोनों माँ की ही कोख से पैदा होते हैं। फिर समाज की यह दोहरी मानसिकता देखकर मेरा मन आक्रोश से भर उठता था, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकती थी मैं। मेरे पिताजी पुश्तैनी बिजनेस छोड़कर मुंबई में नौकरी करने का मन बना रहे थे। भाभी को जब पता चला तो वे फूट फूट कर रोने लगी। मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था उनसे उतनी दूर जाने का, लेकिन मेरे न जाने से क्या होना था। और हम मुंबई चले गए। वहाँ मैंने 2 साल में एमए पास किया। फिर मेरा विवाह हो गया। उसके बाद भाभी से कभी संपर्क ही नहीं हुआ। ससुराल वालों का कहना था कि विवाह के बाद जब तक मायके के रिश्तेदारों का निमंत्रण न आए तब तक नहीं जाना चाहिए। मेरी अपनी चाची से ऐसी उम्मीद करना बेईमानी था। ये सब सोचते सोचते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अर्चना, उठो। सांझ पड़े नहीं सोते। देखो चाय तैयार है। भाभी की आवाज़ से मेरी नींद खुली और मैं उठकर बैठ गई। पुरानी बातें याद करते करते सोने के बावजूद सिर भारी हो रहा था। चाय पीने से थोड़ा आराम मिला। भाभी का बेटा विशाल भी ऑफिस से आ गया था। मेरी दृष्टि उस पर टिक गई। बिल्कुल भाई पर गया था। उसी की तरह मनमोहक व्यक्तित्व का स्वामी, उसी की तरह बोलती आंखें और गोरा रंग। इतने वर्षों बाद मिली थी भाभी से। समझ ही नहीं आ रहा था कि बात कहाँ से शुरू करूं। समय कितना बीत गया था बीच में। उनका बेटा साल भर का भी तो नहीं था जब हम बिछड़े थे। आज इतना बड़ा हो गया है। पूछना चाह रही थी उनसे कि इतने अंतराल तक उनका वक्त कैसे बीता। बहुत कुछ तो उनके बाहरी आवरण ने बता ही दिया था कि कैसे बीता होगा। मुझे लग रहा था कि वे उसी हाल में, उसी स्थिति में जी रहे जिसमें मैं छोड़कर उन्हें गई थी। इससे पहले कि मैं बातों का सिलसिला शुरू करूं, भाभी का स्वर सुनाई दिया। दामाद जी क्यों नहीं आए? बेटी का क्या नाम है? क्या कर रही है आजकल? उसे क्यों नहीं लाई? इतने सारे प्रश्न उन्होंने एक साथ पूछ डाले। मैंने सिलसिलेवार उत्तर दिया। इनको तो अपने काम से फुर्सत नहीं है। ऋषिका के इम्तिहान चल रहे हैं, इसलिए भी इनका आना नहीं हुआ। वैसे भी मेरी सहेली की बेटी की शादी थी, इनका आना ज़रूरी भी नहीं था। और भाभी, आप बताओ, आप कैसी हो? इतने साल मिले नहीं, लेकिन आपकी याद बराबर आती रही। आपकी बेटी के विवाह में भी चाची ने नहीं बुलाया। मेरा मन बहुत था आने का। कैसी है वह? मैंने सोचने में और समय बर्बाद न करते हुए पूछ लिया। क्या करती मैं? अपनी बेटी की शादी में भी औरों पर आश्रित थी मैं। चाहती तो मैं बहुत थी, कहकर वे शून्य में खो गई। चलो, अब चाचा चाची तो रहे नहीं। विशाल के विवाह में आप नहीं बुलाएंगी तो भी आ जाऊंगी। अब तो विवाह के लायक वो भी हो गया है। मैं भी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाह रही हूँ। उन्होंने संक्षिप्त उत्तर देते हुए लंबी सांस ली। एक बात पूछूं भाभी, आपको भाई की याद तो बहुत आती होगी। मैंने सकोचाते हुए उन्हें टटोला। हाँ अर्चना, लेकिन यादों के सहारे कब तक जी सकते हैं? जीवन की कड़वी सच्चाइयाँ यादों के सहारे तो नहीं झेली जाती। अकेली औरत का जीवन कितना दूभर होता है। बिना किसी के सहारे के जीना भी तो बहुत कठिन है। वे तो चले गए, लेकिन मुझे तो सारी जिम्मेदारी अकेले ही संभालनी पड़ी ना। मैं अंदर से रोती थी और बच्चों के सामने हंसती थी कि उनका मन दुखी न हो, वे अपने को अनाथ न समझे। एक सांस में वे बोलती गई, जैसे उन्हें कोई अपना मिला हो दिल हल्का करने के लिए। हाँ भाभी, आप सही है। जब भी ये ऑफिस टूर पर चले जाते हैं तब अपने को असहाय महसूस करती हूँ मैं भी। एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेंगी? कभी आपको किसी पुरुष साथी की आवश्यकता नहीं पड़ी? मेरी हिम्मत उनकी बातों से बढ़ गई थी। क्या बताऊं, जब मन बहुत उदास होता था तो लगता था किसी के कंधे पर सिर रखकर खूब रोऊं। और वह कंधा पुरुष का हो, तभी तो हम सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। उसके बिना औरत बहुत अकेली है। उन्होंने बिना संकोच के कह दिया। उनकी बातें सुनकर मेरी हिम्मत बढ़ती जा रही थी। कुछ सोचते हुए फिर वे ही आगे बोली। औरत को मानसिक आर्थिक सहारे के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा की भी बहुत ज़रूरत होती है। मेरी उम्र ही क्या थी उस समय, लेकिन मेरा ज़्यादा पढ़ा लिखा न होने की वजह से मैं आर्थिक रूप से दूसरों पर आश्रित थी। इसलिए कर भी क्या सकती थी। इसीलिए मैंने सबके विरुद्ध होकर अपने गहने बेचकर भी अपनी बेटी को पढ़ाया है अर्चना, जिससे कि वह आत्मनिर्भर होकर अपने निर्णय खुद ले सके। समय का कुछ भी भरोसा नहीं कि कब करवट बदले। उनका उत्तर सुनकर मैं अचंभित रह गई थी और मेरा मन करुणा से भर आया था। सच में, जिस उम्र में वे विधवा हुई थी, उस उम्र में तो आजकल लड़कियों के विवाह होते हैं।
इस उम्र में आजकल कोई कोई तो विवाह के बारे में सोचता नहीं है। उन्होंने इतना समय अपनी इच्छाओं को दमन करके कैसे काटा होगा, सोचकर ही मैं सिहर उठी थी। हाँ भाभी, आजकल तो पति की मृत्यु के बाद भी उनके बाहरी आवरण में और क्रियाकलापों में कोई खास परिवर्तन नहीं आता स्त्रियों के, और पुनर्विवाह में भी कोई अड़चन नहीं डालता है। पढ़े लिखे होने के कारण आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के साथ जीती हैं स्त्रियां। होना भी यही चाहिए। आखिर उनको किस गलती की सजा दी जाए? बस अर्चना, अब तो मैं थक गई हूँ। मुझे अकेले देखकर लोग वासना भरी नजरों से अब भी देखते हैं। कुछ अपने खास रिश्तेदारों के भी मैंने असली चेहरे देख लिए तुम्हारे भाई के जाने के बाद। अब तो विशाल के विवाह के बाद मैं संसार से ही मुक्ति पाना चाहती हूँ। कहते कहते भाभी की आंखों से अश्रुधार बहने लगी। समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा न करने के लिए कहकर मैं उनका दुख बढ़ाऊंगी या उन्हें सांत्वना दूंगी। मैं शब्दहीन सी उनसे लिपट गई और वे अपना दुख आंसुओं के सहारे हल्का करती रही। ऐसा लग रहा था कि बरसों से रुके हुए आंसू मेरे कंधे का सहारा पाकर निर्बाध गति से बह रहे थे। मैंने भी उनके आंसुओं को बहने दिया। अगले दिन ही तो मुझे लौटना था, भाभी से जल्दी ही मिलने का तथा अधिक दिन तक उनके साथ रहने का वादा करके मैं भारी मन से ट्रेन में बैठ गई। भाभी विशाल के साथ मुझे छोड़ने के लिए स्टेशन आई थी। ट्रेन के दरवाजे पर खड़े होकर हाथ हिलाते हुए उनके चेहरे की चमक देखकर मुझे सुकून मिला कि चलो, मैंने उनसे मिलकर उनके मन का बोझ हल्का तो किया। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी भाभी। आज से 50 साल पहले विधवा स्त्री की यही दशा हुआ करती थी। कुछ स्त्रियां स्त्री की दुश्मन होती थी। एक भी स्त्री आगे बढ़कर दूसरी स्त्री के सपोर्ट में कुछ ना कहती थी, वरना वो परिस्थिति और जल्दी बदल सकती थी। आपको कहानी कैसे लगी? उम्मीद है कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।